देखो, टेल बोन पेन इज समथिंग, जब इसके दो तीन रीजन मैं आपको बता देता हूं, और भी रीजन बता सकते हैं कि वो रीजन आप सही कर लीजिए एंड देर विल बी जस्ट द क्वेश्चन ऑफ टाइम कि आपको कितने समय तक उस पर काम करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर मोमेंटम ऑफ डिजीज। आपने बीमारी को कितनी स्पीड में बढ़ा दिया अपनी बॉडी में, केवल उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि टाइम कितना लगेगा। किसी को 6 महीना, किसी को साल भर, किसी को 2-3 साल तक लग सकता है, मगर 100% ये रिवर्सेबल है। क्यों रिवर्सेबल है? पहली बात तो क्यों रिवर्सेबल? सबसे आसान तरीके से थोड़ा थोड़ा और ज्यादा बेटर इसको समझने की कोशिश। सबसे आसान तरीका समझने का क्या है, जो कि नॉर्मली हम सभी ऐसे ही जाते हैं ना, टेल बोन पेन है तो यानी टेल बोन के आसपास में मसल्स कम है, बहुत कम है, ठीक है, इतनी सी बात। हम कहते हैं वहां पे मसल्स कम है, या वहां पे कोई फ्रैक्चर हुआ, यहां पे कोई चोट लगी, या वो वीक एरिया है, तो उसकी वजह से। वीक एरिया क्यों? क्योंकि मसल्स कमजोर है। फ्रैक्चर हुआ तो ठीक हो जाता है वो। अगर उसमें अलाइनमेंट बिगड़ गया, टेल बोन थोड़ा इधर उधर हो गया, तो क्या उसमें हमेशा पेन रहेगा? नहीं 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 नहीं, इसकी वजह से। पहली बात आप समझिए, हड्डी टूटने की वजह से, टेढ़ा मेढ़ा होने की वजह से तो बॉडी में पेन नहीं होता है। ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि आप उसे सर्जरी करने का ये बहाना है। आप सर्जरी करके सीधा करवा लो, क्या वो सही हो जाएगा? कभी नहीं होने वाला, ट्राई करके देख लो। तो टेढ़े मेढ़े बोन से पेन नहीं होता, टेढ़े मेढ़े बोन से पेन नहीं, इन्फ्लेमेशन से पेन होता। अगर उस एरिया में हमेशा दबाव पड़े और वो झेल नहीं पाए, तभी पेन होगा। अगर दबाव पड़े और वो झेल पाए तो पेन नहीं होगा। यही तो आपके यंग एज में होता था। आप कितना भी बॉडी के साथ में खेल करते थे, कितना भी प्रेशर डालते थे, टेढ़ा मेढ़ा करते थे, वो वापस रिकवर कर देता था। तो एक तो बात यह कि क्या हम दोबारा से मसल को रीजनरेट कर सकते हैं? पहली बात, जैसे मैंने बताया, हां, अगर अपने मेटाबॉलिज्म को आप अच्छा कर लेंगे तो रीजनरेशन आपका बढ़ ही जाएगा, कोई क्वेश्चन ही नहीं है सब। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई भी दवाई आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक नहीं करती, चाहे वो केमिकल हो चाहे वो नेचुरल हो। नेचुरल फिर भी सपोर्टिव ज्यादा होता है केमिकल के मुकाबले। केमिकल दवाई आपके मेटाबॉलिज्म को खराब करती है। तो केमिकल दवाई बहुत अर्जेंट हो तभी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इस्तेमाल करना चाहिए आपको, लेकिन तभी जब आप अपने बॉडी का रिकवरी स्ट्रेंथ स्ट्रांग कर दें। अगर आपके बॉडी का रिकवरी स्ट्रेंथ ठीक नहीं है तो केमिकल दवाई के साइड इफेक्ट से आपका बॉडी और खराब हो जाएगा। तो इसलिए मेडिसिन अगर आपको लेना है तो अपनी बॉडी का रिकवरी स्ट्रेंथ पहले, टॉलरेंस पहले बढ़ाना पड़ेगा, जो कि कोई भी नहीं कर रहा। इसलिए केमिकल दवाई लॉन्ग टर्म यूज करने के कारण सभी क्रैश कर रहे हैं। डायबिटीज बढ़ रही है, थायराइड बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ, कैंसर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 12%, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑलरेडी हैज बिकम एपिडेमिक, मेंटल डिजीज हैज बिकम एपिडेमिक। क्या कम कर रहा हूं? कुछ भी कम नहीं कर। तो अगर टॉलरेंस बढ़ाएंगे तभी आप केमिकल दवाई लेने के लायक भी बनेंगे। लेकिन ये सभी, केमिकल हो चाहे नॉन केमिकल, ये सपोर्ट करता है। अगर अच्छा भोजन करेंगे ठीक हो जाएंगे? नहीं, भोजन आपको ठीक नहीं करता, आपके बॉडी का रिकवरी स्ट्रेंथ ठीक करता है। भोजन पचाने के लिए भी आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, मालूम है? तो रिकवरी स्ट्रेंथ, अगर आपकी रिकवरी स्ट्रेंथ अच्छी है तो आपकी बॉडी रिकवर करती है। दवाई से कोई भी रिकवरी नहीं होती, ये बात आप समझ लीजिए। तो मेटाबॉलिज्म अगर आप बढ़ाएंगे, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? आपके भोजन को इस्तेमाल करने की क्षमता। आप भोजन लेते हैं, उसको कितना आपका शरीर इस्तेमाल कर सकता है, दैट स्ट्रेंथ इज मेटाबॉलिज्म। तो आपका बॉडी जब भोजन लेंगे तो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स करता है, कोई गलत चीज जाएगी तो इम्यून रिस्पॉन्स करेगा। ये दो रिस्पॉन्स आपका बॉडी करता है। अब आप दवाई डालोगे तो ये मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स खराब होगा, इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ेगा, कंफ्यूज होगा। इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। तो आप केमिकल लेते हो, आपका भोजन ही जो है वो रिस्क बन गया आपके बॉडी के लिए, क्योंकि हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड, प्रोसेस्ड भोजन जब आप लेते हैं तो वो रिस्क है बॉडी के लिए। इसलिए
सभी लोगों का मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है बॉडी का, खराब हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्शन खराब हो रहा है, इम्यून रेस्पॉन्स कंफ्यूज हो रहा है। और एक बात बताऊं मैं आपको, मालूम है बोन की ज्यादातर प्रॉब्लम इज अ काइंड ऑफ एलर्जी। फिर से बता रहा हूं, इसके ऊपर बहुत रिसर्च करना चाहिए। सो आपको मालूम है डायबिटीज जो है इट्स एन एलर्जी टू इंसुलिन। थायराइड जो है इट्स एन एलर्जी टू प्रोटीन। अभी जितना भी रिसर्च हुआ दुनिया में, आपको लगता है बहुत रिसर्च हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। एक भी इंसान हम ठीक नहीं किया तो कौन सा रिसर्च कर दिया हमने? किसी को मालूम ही नहीं है डायबिटीज क्या होती है, थायराइड क्या होता है, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज क्या होता है, कैंसर क्या होता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर करके, किसी को मालूम ही नहीं है। गूगल करके देख लीजिए, वो कहेंगे कि नहीं मालूम क्यों होता। जिसको कुछ नहीं मालूम वो तो आज की दुनिया में ट्रीटमेंट कर रहे हैं सारा का सारा। बड़ी विडंबना है साहब, क्या करें। तो हिस्टामिन इनटॉलरेंस जरा आप गूगल करके देखें, आपको पता चलेगा। हिस्टामिन इनटॉलरेंस, हिस्टामिन आपके शरीर में किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करवाता है, क्योंकि आपका भोजन भी फॉरेन ऑब्जेक्ट है, मालूम है, शरीर से बाहर ही आता है, बाहर से ही आता है ना। आपके केमिकल भी बाहर से आते हैं सारे, आप सांस भी जो ले रहे हैं उसमें बाहर से हवा ले रहे हैं। तो हिस्टामिन वो चीज है आपके शरीर में जो एक्सेप्टेंस करवाता है इस बाहरी चीज का। अगर यही इनटॉलरेंस होने लग जाए तो आपको बहुत सारी चीजों से एलर्जी होगी जिसका आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप देखेंगे, अच्छा मौसम बदलते ही जैसे बारिश का मौसम है, कुछ लोगों को बड़ी बढ़ जाती है प्रॉब्लम। ठंड का मौसम शुरू हुआ, पोलन का मौसम शुरू हुआ, बढ़ जाती है प्रॉब्लम। कुछ खा लिया पता भी नहीं चला, प्रॉब्लम बढ़ गई। तो बेसिकली आपके हिस्टामिन इंटॉलरेंस बहुत ज्यादा है न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम में, खास करके बोन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज आएंगे ना, और नर्व से लेके बोन और नर्व, तो इसमें हिस्टामिन इंटॉलरेंस का बड़ा रोल है। अच्छा, हिस्टामिन इंटॉलरेंस की बात है, एलर्जी की बात जहां तक है, तो ये बड़ा वाइड सब्जेक्ट है, इसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। खास करके एलोपैथिक टर्म्स में हम अगर बात करें तो वो लोग इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, और भी बहुत रिसर्च करने की जरूरत है इस एरिया में। वापस शुरुआत में जो बताया था उसे जोड़ के देखो, टॉलरेंस बढ़ाने से ही आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। बहुत सारी प्रॉब्लम इनटॉलरेंस है, जैसे बताया इंसुलिन इनटॉलरेंस, हाँ, प्रोटीन इनटॉलरेंस, फॉरेन बॉडी इनटॉलरेंस, हिस्टामिन इनटॉलरेंस, बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी इनटॉलरेंस की वजह से। वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत जल्दी क्रैश कर रहे हैं। टॉलरेंस बढ़ाएंगे तो देखेंगे ये एलर्जीज और ये सब प्रॉब्लम बहुत जल्दी निकल जाएगी। मेटाबॉलिज्म ठीक करेंगे, मेटाबॉलिज्म कुंभक करते ही एक चीज सभी बताते हैं कि हमारी भूख बढ़ गई, मेटाबॉलिक हीट बढ़ गई। कुंभक करते ही लोगों के अंदर, शरीर के अंदर गर्मी भी बढ़ती है। जो लोग का मेटाबॉलिक हीट कम होता है वो बढ़ जाता है, तो देखेंगे पाचन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इस तरीके की चीजें बढ़ जाएंगी। आपकी डेफिशिएंसीज कम होने लग जाएंगी, टिश्यूज ज्यादा अच्छे बनने लग जाएंगे, तो आप मसल टिश्यू भी आपके ठीक बनेंगे जहां पे जरूरत है। तो पहली बात, जो प्रॉब्लम को टॉलरेट करने की शक्ति जैसे ही ज्यादा होगी तो प्रॉब्लम आपको कम लगेगी। दूसरी बात, मेटाबॉलिज्म ठीक करेंगे तो एसोसिएटेड प्रॉब्लम जो है रीजेनरेशन, मसल्स का, बोन का रीजेनरेशन, बोन का डेंसिटी अच्छा होना, ये सब होगा। अच्छा, आपकी एलर्जी जैसे ही कम होगी तो आप यू विल गो थ्रू योर लाइफ प्रिटी स्मूथली, मच मोर बेटर देन बिफोर। पहले से बहुत अच्छी तरीके से जीवन को जी पाएंगे, फंक्शन कर पाएंगे, यानी बॉडी का इस्तेमाल कर पाएंगे। अच्छा, और थोड़ा टेक्निकल हो जाए, अगर और थोड़ा टेक्निकल होके बताएं तो अगर आपकी रीढ़ की हड्डी है ना, इसमें दो तरीके का फोर्स होता है, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाले को उदान कहते हैं, नीचे वाले को अपान कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप 33 पत्थर, चपटे पत्थर ले लें, ड्रिल करें और रस्सी बीच में डाल के खींच लें, तो सारी आपकी रीढ़ की हड्डी या वो स्टोन्स अलाइन हो जाएंगे। तो आपकी रीढ़ की हड्डी
में अगर ये फैक्टर दोनों का पुल अगर ठीक नहीं हुआ, तब तक आपके जो टेल बोन है उस पर प्रेशर जाएगा नहीं। तो ये प्रोसेस हमारे प्रोग्राम के अंदर है ही। तीसरी चीज जो बता रहा हूं, एक चीज आती है जो आपके स्केलेटल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करती, उसको कहते हैं व्यान शक्ति, उसको कहते हैं व्यान शक्ति। तो जो हम सिखाते हैं कुंभक थेरेपी में, तीसरा पार्ट, 3 पार्ट है, तीसरे पार्ट में व्यान क्रिया कुंभक हम बताते हैं, तो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को बढ़ाता है। चौथा पार्ट, बॉडी में अलाइनमेंट नहीं हो तो भी, अगर यूनिडायरेक्शनल, अगर डिविएटेड प्रेशर हो आपकी बॉडी में, यानी एक तरफ ज्यादा प्रेशर लग रहा है दूसरी तरफ कम, तो भी आप देखेंगे वो रीढ़ की हड्डी पे ज्यादा असर करेगा और सबसे ज्यादा नीचे वाले पार्ट पे, कमर पे या टेल पे सबसे ज्यादा असर करेगा। तो अलाइनमेंट अगर नहीं करेंगे तो ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता। तो अलाइनमेंट 3 तरीके की होती है, नाभि, कौड़ी, नले। चेस्ट का अलाइनमेंट, नाभि का अलाइनमेंट और थाइस का अलाइनमेंट। नाभि, कौड़ी, नले, ये तीनों का अलाइनमेंट हमारे प्रोग्राम में बिल्ड इन है। तीनों का अलाइनमेंट आप करते हैं तो आप देखेंगे बॉडी हल्का भी हो जाएगा, इसको कैरी करना बड़ा आसान लगेगा आपको। सो देयर इज अ वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड मेथडोलॉजी टू डू ऑल दोज 4 थिंग्स, वो प्रोग्राम में इनबिल्ट है।